अच्छा जी, मैंने आपको एक लेक्चर दिया था कल, जो था सब्सिक्वेंट इवेंट। उसमें मैंने तकरीबन आपको सारे केसेस बताए थे कि कौन कौन सा सब्सिक्वेंट इवेंट एडजस्टिंग होगा या नहीं होगा, यही था ना। चलिए जी, आज आपको उसका और मिलेगा कुछ ना कुछ, बट खैर हम अगर अपनी रिवायत को कायम रखते हैं प्रैक्टिस वाली, तो मैं आपके सामने ज़रा एक प्रश्न ले आऊँ। ये रहा भाई, बस ये इतना सा सवाल है। बस वो इतने से सवाल में ये कह रहा है कि फ्रॉम दी अबव रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट्स, यानी आपको ये रिपोर्ट के एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं कि भाई रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, आप इसमें से ये देख के बताएं, आइडेंटिफाई करें और एक्सप्लेन करें 6 एलिमेंट्स ऑफ दिस रिपोर्ट्स विच रिक्वायर अमेंडमेंट। यानी अगेन रिपीट कर रहा हूँ, उसने क्या किया, उसने आपको रिपोर्ट के एक्सट्रैक्ट दे दिए हैं और वो बोल ये रहा है कि भाई जो जो आप रीड करते जा रहे हैं इसमें गलती बताएं। अब मैं आपको लिखने का तरीका सिखाता हूँ, फोकस होकर सुनिएगा। एक मिनट अजान हो जाए। अब थर्सडे को कौन सा क्वेश्चन करवाया था मैंने? थर्सडे को शायद पास पेपर करवाया था ना, जिसमें हमने जो उसमें स्कोप लिमिटेशन वाला था कि अकाउंट्स या रिकॉर्ड सीज हो गए थे, वो वाला सवाल था। वो सवाल कराया था जनाब। अभी आज ये पीडीएफ भेज दूंगा पूरी। खैर, ये जो आपको सवाल दिख रहा है अभी स्क्रीन के ऊपर, इसके अंदर वो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई आप मुझे बताएं कि अबव जो रिपोर्ट के एक्सट्रैक्ट्स आपको दिए गए, यानी रिपोर्ट में जो बातें लिखी हुई हैं उसके कुछ कुछ एलिमेंट्स आपको दे दिए, और वो कह रहा है बताओ इन एलिमेंट्स में क्या गलती है। अब इन सवालों को लिखने का एक तरीका होता है, एक टेक्निक होती है। जैसे आप अच्छा जब भी ड्राफ्टिंग करो ना, तो सोचो किसी को बता रहे हो, समझा रहे हो, जैसे किसी से बात करनी है ना, तो वही आपकी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए आपकी राइटिंग में। एग्जाम्पल, एक चीज़ लिखी हुई है XYZ, तो आप उसको क्या बोलोगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर की ऑडिट मैटर का बंदा कोई मेरे पास रिव्यू करवाने आया, सही है, तो उसने डेफिनेशन नहीं लिखी हुई और डायरेक्ट की ऑडिट मैटर फॉलोइंग आता, की ऑडिट मैटर्स लिखा हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा उसको? उर्दू में बताओ पहले। देखो वापस से, की ऑडिट मैटर की सबसे पहले डेफिनेशन आती है ना ऑनलाइन वालों बच्चों, हाँ या नहीं? ऐसा ही है। चलें जी, एक बच्चा मेरे पास रिव्यू करवाने आया, मुझे बोला सर देखिए मैंने ना ये रिपोर्ट तैयार की है, इसमें कोई मसला तो नहीं है, मैंने देखा की ऑडिट मैटर के सेक्शन के अंदर डेफिनेशन नहीं आ रही थी, तो और उसने डायरेक्ट शुरू किया होता फॉलोइंग अदर की ऑडिट मैटर्स, और फिर सब हेडिंग आ रही थी और ये सारी चीज चल रही थी, तुम उस बच्चे को क्या बोलोगे? नहीं उर्दू में वैसे ही यार, नहीं नहीं देखो, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल आप बोलेंगे कि भाई डेफिनेशन ऐड करो यार, तुमने डेफिनेशन नहीं डाली है। तो आप जब जवाब देंगे वो सीधा ही बोल देंगे कि डेफिनेशन इज मिसिंग इन दिस एक्सट्रैक्ट, या ऑडिटर हैज टू डिस्क्राइब व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय कैम, और वो नहीं है भाई, ये बोल के आपका आंसर हो गया। भाई जो डेफिशिएंसी है वो बता रहे हो ना, इसमें लंबी क्या करनी। अब लेट्स से जैसे इसमें पहले बोल रही है, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ऑल पेजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वापस से क्या लिखा हुआ है इसमें? हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम सारे पेजेस के ऊपर ओपिनियन देंगे। आपने रिपोर्ट में कहीं ऐसा अल्फाज देखा है? नहीं, सही है ना। तो हम ये कह देंगे भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा देखो अब मैं किसी को गलती बता रहा हूँ, मैं कहूँगा भाई हमारे सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पेजेस पे देने की कोई वो जिम्मेदारी नहीं है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स बयान करते हैं, बैलेंस शीट, P&L, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नोट्स टू दी अकाउंट्स। तो यही बोले, तो बोले ऐसे लिखो, ये लिखना सही नहीं है। तो आप इसको अगर करेक्ट करना तो कैसे बोलोगे कि यहां पे here the auditor has written that we give opinion on all pages of the financial statement instead of that we give opinion on the statement such as balance sheet, P&L, cash flow, changes in equity and notes। तो बताने का तरीका ये, यानी आपके पास को गलती लेके आया, आप बोलोगे भाई तूने ये लिखा है ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। बात क्लियर है? तो चलें, ये तो पहला हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में कह रहा है वी कंडक्टेड आवर ऑडिट in accordance with the most of the international standards on auditing। अब इस पे लिख के बताओ क्या लिख के दोगे? इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? अबव एक्सट्रैक्ट्स को देख के आप ये एक्सप्लेन करें कि जहां पे अमेंडमेंट चाहिए, जहां पे अमेंडमेंट चाहिए। तो आप दूसरा पॉइंट पढ़ के मुझे बताएं क्या आपको इसमें अमेंडमेंट दिखती है? ये ACCA का सवाल है, वैसे बता दूं।
ये कैसी बात कर दी? हाँ, पर यहाँ पे तो जब आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जानिए, पर एक्सट्रैक्ट के अंदर तो वो आपको जब बता रहा तो मतलब सिचुएशन भी वही होगी ना, आप ये भी तो समझें। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन ऑल पेजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम ये तो कहीं भी नहीं लिखते। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट सच एज बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, ये लिखोगे। अब इसमें स्कोप लिमिटेशन है क्या है वो तो आप नहीं बताओगे ना इसमें, तो यानी आप पे सारी चीजों को सही रख के बताओगे कि सही रिपोर्ट जा रही है। बात क्लियर है? तो एक चीज आपको जो बताई हुई उसमें गलती ढूंढो, उसमें नहीं सोचो कि उसमें भी ये होता तो ये हो सकता था, ऐसा नहीं। आपको जब मैं एक रिपोर्ट दे रहा हूं अनमॉडिफाइड ओपिनियन की, बोल रहा हूं इसमें गलतियां निकालो, तो आपका सोचने का पैरामीटर भी क्या होना चाहिए? अनमॉडिफाइड वाला। आप ये तो नहीं कहोगे कि यार इसमें अगर स्कोप लिमिटेशन होती तो तू ये कर सकता था, तू ये कर सकता था, ऐसा नहीं। वो बोल रहा है जो लिख के दिया हुआ इसमें गलती निकाल दो, दैट्स इट। क्लियर है? आगे नहीं सोचना। पॉइंट नंबर 2, लिखें, इंग्लिश में लिख के बताएं मुझे, ये तो आप लिखेंगे, ये तो मैंने आपको आपके पास पेपर करा दिया ना, आपसे वो हो गए थे ना, अब आप ये करें। देखो वो बोल ये रहा है, अगेन रिक्वायरमेंट को समझो, वो कह रहा है कि भाई जो ऊपर रिपोर्ट की चीजें हमने आपको लिख के दी हैं ये किसी रिपोर्ट के एक्सट्रैक्ट्स हैं, आप बताएं क्या ये सही लिखा हुआ है या नहीं, फिर उसको भी जस्टिफाई भी करें कि सही क्यों नहीं है, फिर सही चीज बताएंगे तो पता लगेगा ना। ये हम कर रहे हैं पॉइंट नंबर 2। अच्छा देखो, इसमें थोड़ा सा मैं सही कर दूं, यहाँ पे है ऑडिटर हैज कंडक्टेड नहीं, इसमें लिख रहा है, देखो आपने अल्फाज सही करने, ऑडिटर ने ऑडिट तो पूरे एजाज के तहत किया होगा, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि वी राइटिंग वी कंडक्टेड आर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद मोस्ट ऑफ द एजाज इज नॉट करेक्ट बिकॉज वी फॉलो ऑल द एजाज व्हाइल वी डूइंग एन ऑडिट। सही है जी, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये लिखना गलत है कि हमने सम एजाज को फॉलो किया। हम क्या लिखते थे कि वी कंडक्ट ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, वहां पे सम का वर्ड तो यूज ही नहीं हुआ था कहीं, तो हम सम आयदास की जगह लिखेंगे हम सारे आयदास को फॉलो करते हैं। क्लियर है जी रानी? वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा। बोल रहा है कि भाई ये हेयर ऑडिटर ने क्या लिखा हुआ है कि हमने ऑडिट किया था मोस्ट ऑफ द आयदास को फॉलो करके, जबकि इंस्टेड ऑफ राइटिंग वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आयदास। बस ये कह के निकल जाओ, भाई आपने बोला ये लिखा हुआ है, होना ये चाहिए था, सिंपल। तुमने क्या लिखा? नहीं लिखा। चलो अभी ट्यूनिंग हो रही है ना। ऑडिटर शुड कंडक्ट ऑडिट एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट rather than यूजिंग मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स। ओके, जैनब ने भी अच्छा लिखा था, ऑडिटर शुड कंडक्ट ऑडिट विद ऑल द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड आइडियाज ऑन ऑडिटिंग इंस्टेड ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स। पर यहाँ पे हम ये नहीं बता रहे कि उसको ये करना चाहिए, हम बोले रिपोर्ट में क्या गलत लिखा हुआ है, तो जैनब आपको भी इसको करेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने लिखा कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट वी हैव कंडक्टेड ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद मोस्ट ऑफ द आइजाज, वी हैव टू राइट वी हैव कंडक्टेड ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आइजाज। दैट्स इट, खत्म बात। सही जी, आप रिपोर्ट की करेक्शंस बता रहे हैं, आप उसको ये नहीं बता रहे कि तुझे ऑडिट ऐसे करना चाहिए। अभी हमारा मकसद क्या है, उसको ऑडिट सिखाना है, उसकी रिपोर्ट सही करना, रिपोर्ट सही करना। सही है जी, तो हम उसको ये बता दें। क्लियर है जानब? जल्दी बताओ। तो सर अगर हम इसके अंदर पेज ऐड करें फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशंस, अच्छा सिर्फ आप दूसरा पार्ट रीड कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आपने फिर उसको अप्लाई करना है। ये रहा, हमने कहा कि भाई वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एज द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऑल द आइजाज एंड कैन नॉट जस्ट चूज टू अप्लाई सम, दे मस्ट चेक दैट दे फॉलो ऑल आइजाज। यानी भाई हम बोल रहे हैं, देखो उसने जस्टिफिकेशन दी ना कि हमने लिखा हुआ ये है और ऑडिटर को ऑडिट करना चाहिए सारे आइजाज के तहत, तो ये लिखना गलत है कि हमने क्या फॉलो किए हैं, मोस्ट ऑफ द आइजाज या सम आइजाज। बात क्लियर है? तो आपने बेसिस बता दी और रिपोर्ट की करेक्शन करवा दी। बात क्लियर है? यानी कोई आपके पास आया, आपको बोला भाई ये रिपोर्ट है, तो आप उसको बोलोगे ना भाई ये गलत इसलिए क्योंकि ये होना चाहिए। कोई मसला? चलें जी, अब आ जाएं अगले उसके ऊपर। पॉइंट नंबर 3, दोज स्टैंडर्ड्स रिक्वायर दैट वी कंप्लाई विथ
ethical requirements and plan and perform the audit to obtain maximum assurance as to whether the financial statements are free from all misstatements whether caused by fraud or error. चुपचाप अपने हिसाब से लिख के दो. Very good, Usha. Perfectly drafted. तो बताओ भाई, लिख लिया, सुना है? सही, यानी यहाँ पे रुक के बताते हैं, यानी इन्होंने लिखा कि सर द ऑडिटर प्लान परफॉर्म ऑडिट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस इंस्टेड ऑफ मैक्सिमम एश्योरेंस. तो ये तो गलत था, बिल्कुल सही आ गया. Whether the financial statements are free from material misstatement instead of all the misstatements. And हम all the misstatements को इसलिए नहीं आइडेंटिफाई कर सकते due to inherent limitations. Due to, क्योंकि हमारा टाइम कम होता है, हमारी कॉस्ट ज़्यादा होती है, ऐसा ही, और हर चीज़ चेक नहीं कर सकते क्योंकि हम सैम्पल बेसिस पे ऑडिट करते हैं. तो दीज आर इनहेरेंट लिमिटेशन, यानी बाय डिफॉल्ट हम ये कर ही नहीं सकते. क्लियर है? चलें जी. मोहम्मद खिजर ने लिखा है इट इज़ रिटन दैट द ऑडिटर कंडक्ट ऑडिट टू ऑब्टेन मैक्सिमम परफॉर्मेंस नहीं, assurance. It is not correct and should be amended as the auditor conduct audit to obtain reasonable assurance. Further, it should be clarified that financial statements are free from material misstatement, not from all misstatements. Okay जी, चलें, सही है, पर आपने clarified की जगह ये लिखना था कि it should be written that we audit just to make sure that the financial statements are free from material misstatement instead of writing all misstatements, because we can only provide reasonable assurance because of the inherent limitations of audit. अगर वो ज़्यादा करना है तो that is doing audit on sample basis, constraint of time, constraint of cost, बिल्कुल ये कर सकते हो जी. यानी नहीं, तो इसमें एक तो आपने एक तो बात कर ली रीजनेबल एश्योरेंस वाली, पर वो एक इसमें था ना कि ऑल मिस स्टेटमेंट, उसको आपने बयान नहीं किया. तो उसको देखो, दो आसान रखते हैं उसको. आप बोलेंगे हियर इट इज रिटन इन द रिपोर्ट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम ऑल मिस स्टेटमेंट्स rather than material misstatements because we do audit on materiality basis. याद है ना materiality का चैप्टर, कि मैं materiality के बेसिस पे काम करता हूँ, मैं हर चीज़ को चेक नहीं कर सकता, पहली चीज़. और हम कौन सी एश्योरेंस देते हैं? बस दो बातें करके आप साइड में हो जाए. आपका आइडिया कन्वे होना चाहिए. अंग्रेजी के अल्फाज कुछ भी हो, पर अंग्रेजी के अल्फाज सिर्फ ऐसे होंगे जो समझ आए. मैं नहीं कह रहा कि मुझे कोई हाई लेवल ड्राफ्टिंग चाहिए, मेरे को आइडिया कन्वे हो जाए, दैट्स इट. सही है, तो मिस नहीं करना जी. जानिए सही है, बट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड प्लान एंड परफॉर्मेंस. देखो, आपको यहाँ पे वैसे ही समझा रहा हूँ कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स का तस्करा करने की नीड नहीं है. हम प्लान और परफॉर्म करते हैं ऑडिट जस्ट टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, बस ये करना. तो आप ये लिख देंगे हियर इट इज रिटन दैट वी प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट टू ऑब्टेन मैक्सिमम एश्योरेंस इंस्टेड ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस. सिंपल. सही है जी. अच्छा, यहाँ पे फरिया ने लिखा वी परफॉर्म ऑडिट टू ऑब्टेन reasonable assurance, not maximum assurance. Very good. As to whether the financial statements are free from material misstatement, not all misstatement. यानी डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करो तब भी आंसर सही है. क्लैरिटी है? चलें जी, तो हम देख लेते हैं कि इसके रिलेटेड क्या लिखा हुआ है. Obtain maximum assurance as to whether the financial statements are free from all material misstatement. The auditor is not able to obtain maximum assurance and they cannot confirm that the financial statement contains नो एरर. यानी बोला हम ये तो नहीं कह सकते कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है. हम क्या कहते हैं? मटीरियल गलती नहीं होगी, क्योंकि हमने जो भी डिसीजन लिया होगा किस पे लिया होगा? मटीरियलिटी को देखते हुए कि हाँ भाई ये गलती है, इससे ऊपर नहीं है, खैर है, कोई मसले वाली बात नहीं है. आगे, दिस इज बिकॉज, क्योंकि देखो मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि कल को शेयर होल्डर एजीएम में आएगा, बोलेगा यार ये मतलब 100 रुपये रिकनसाइल्ड नहीं है, तो बोलेगा भाई मैं 100 रुपये के पीछे क्या करूँगा भाई, आपके लिए मटीरियल
नहीं है। तो बोलेगा आपने कैसे मान लिया मटेरियल नहीं है? मैंने कहा आपकी मैनेजमेंट ने लिख के दिया है, याद आया रिटन रिप्रेजेंटेशन। मैंने कहा आपकी मैनेजमेंट ने लिख के दिया, मैंने कहा उसको पकड़ो भाई। मैंने कहा मेरे लिए जो मटेरियल नहीं है मैंने आपकी मैनेजमेंट से भी पूछा था, मैंने कहा मुझे लिख के दो कि तुम भी बोलते हो ये तुम्हारे लिए मटेरियल नहीं है। अगर उसको खौफ होता है इस बात का तो कभी साइन नहीं करता। बात समझ आ रही है? तो इसलिए हमने कहा था कि भाई आप उससे साइन करवा लें पहले, कि आप लिख के दें कि आपके लिए भी ये क्या है, इममटीरियल है। चलें जी, फिर बोलता है दिस इज बिकॉज दे डू नॉट टेस्ट एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ बैलेंस एट इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल। यहाँ पे इनहेरेंट लिमिटेशन का तस्करा कर लो तब भी बात एक ही है। आगे they only test a sample of transactions and may only consider material balances. Hence, auditor gives reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatements. यहाँ तक बात क्लियर है? यानी आहिस्ता आहिस्ता अगर हम कहें कि भाई हम ट्यून अप होकर वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पे, अब देखो मैं तुम्हें हर तरीके के सवाल करवा रहा हूँ। सिचुएशन दे दी, ओपिनियन बता दो, सिचुएशन दे दी, रिपोर्ट पे इम्पैक्ट बता दो, और रिपोर्ट पे जो इम्पैक्ट आएगा उसके कैंप पे क्या इम्पैक्ट आएगा ये भी सीख लिया। अब ये सीख रहे हैं कि रिपोर्ट की चीज़ें दे दी हैं, गलतियाँ निकाल लो। अब एक चीज रह जाएगी इसके बाद कि रिपोर्ट लिख के दिखा दो, तो वो एंगल भी कवर कराऊंगा, ये प्रॉमिस है। सही है जी? नहीं कोई मसला नहीं है, आपने तो खाली बताना है ये गलती हुई है बस। में अगर आपने ये भी लिख दिया ना कि देयर आर बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन, तो वो सब कवर कर लेता है, जिसमें सैम्पलिंग, रिस्क बेस, मटीरियलिटी सब आ जाता है। सही है? चलें जी, चौथा पॉइंट आप ही रीड करें, मैं भी रीड नहीं कर रहा, आप ही रीड करें, आप ही बताएं। अब देखो ऐसा सवाल उठ के आया अचानक से, अगर आप सोच के जाएंगे कि सिचुएशन देगा, बोलेगा ओपिनियन बता दो, वो बोले भाई सब है तू ये बता दे इसमें क्या गलती है। ये बच्चा वो वाला सवाल सॉल्व करता है, वो बच्चा इसने रिपोर्ट याद की हो, जिसको अगर रिपोर्ट याद होगी ना वो कभी ये गलत नहीं करेगा सवाल। तो ये अगेन इंडिकेशन है कि प्लीज़ आप याद करें। वेरी गुड उषा, फुल चैम्प। एक्सप्लेन करूँ ये? कर रहे हो? तुम लोगों के लिए अलग क्लास ही इसलिए बनवाई है कि अब बस यहाँ पे हम बैठेंगे रातों तक। लिटरली मैं अगर तुम इससे पहले वाला बैच उठा के देखो, वहाँ पे बच्चे बैठते 10-10, 11-11 बजे तक, बोलते ऐसा कराएं, प्रैक्टिस कराएं। वो एक बार डसे हुए थे ना ऑलरेडी के, उनको पता था कि पेपर पास होता है प्रैक्टिस से। आप जितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट ले लें मुझसे, अनटिल एंड अनलेस यू विल नॉट अप्लाई इट, आप पेपर में हाथ रुकेगा। तो वहाँ पे सिर्फ लिखना है, वहाँ पे सोचना नहीं है इतना। द ऑडिटर हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, गलत कहा, गलत, तुमने मतलब चेंज कर दिया। सुनाओ। गलत, वी डोंट हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिटेक्ट फ्रॉड, ये जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो कंट्रोल्स लगाए, बात समझो, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है वो कंट्रोल लगाए जो कि प्रिवेंट और डिटेक्ट करे एरर्स। एफएस बनाना भी उसकी जिम्मेदारी है, मैं तो सिर्फ एश्योरेंस देता हूँ उसके ऊपर, और फ्रॉड को पकड़ने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आप बात समझें, क्योंकि आयजा 240 हमने किया भी नहीं है। वो बोलता है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिवेंटिंग, पहले तो होने से रोको, अगर हो जाए तो डिटेक्ट करो। किसकी जिम्मेदारी है? अगर मैंने ये लिख दिया ना रिपोर्ट में, नहीं, मैं तब भी फ्रॉड पे काम नहीं। मैं देखो, मैं इसलिए ऑडिट नहीं कर रहा होता कि मेरे को फ्रॉड पकड़ना है। मुझे इसलिए ऑडिट करना होता है कि भाई मैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती पकड़ूं, चाहे वो किससे हुई हुई हो, फ्रॉड से या एरर से। यहाँ पे देखो मतलब अलग है। वो कह रहा है वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट,
अब बात समझ रहे मेरी, क्या लिखा हुआ है? वी आई कैन नॉट राइट इट कि आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट है भाई। आप अगर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पैराग्राफ खोलें तो आपको याद आएगा उसके अंदर कि आपको ये बताया था, उसके अंदर मैंने उसमें ये लिखा हुआ था कि वी डू ऑडिट, सही है जी, ऑन अ सैम्पल बेसिस। हम आइजा के तहत ऑडिट करते हैं और हम इंटरनल कंट्रोल को समझते हैं। जस्ट बिकॉज मैं ऑडिट स्ट्रेटेजी को डिजाइन कर पाऊँ, मैं रीजनेबल एश्योरेंस देता हूँ, फिर बताता हूँ व्हाट इज मटीरियलिटी, ये सारी चीज़ें। इस पूरे सिनेरियो के अंदर ये कहा आया कि मेरी जिम्मेदारी फ्रॉड को पकड़ना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट। भाई ये तो मैनेजमेंट का काम होना चाहिए ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एआरटीटी में बैठा हूँ तो एआरटीटी के जो ओनर्स हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो फ्रॉड होने से रोकें, क्योंकि कल को उन्हीं का नुकसान है। नहीं यही बात समझ, नुकसान तो उनका ही है ना कि फ्रॉड होगा, तो ये मैं क्यों देखूंगा, ये तो वो देखेंगे जो पूरा साल मौजूद है। और फ्रॉड को रोकने के लिए क्या लगाया जाता है? कंट्रोल लगाया जाता है ना, टू प्रिवेंट और डिटेक्ट, कि भाई हो गया तो सही है, निकल गया, प्रिवेंशन नहीं हो पाएगी तो डिटेक्ट हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। पकड़ा कैसे जाएगा? जब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होंगी, ये हमने सीखा हुआ इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर। तो खैर ये सीन है। अच्छा यहाँ पे एक और आ गया हमारे पास, जैनब कहती हैं द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एज इट इज द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर, टू प्रिवेंट फ्रॉड and detect error and preparation of financial statements, not the auditor responsibility. Auditor's responsibility is to only check that the FS whether they are free from material misstatement or not. क्या ये सही कह रही हैं कि ऑडिटर की जिम्मेदारी ये है कि वो चेक करता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। और अगर मुझे ऑडिट के दौरान कोई फ्रॉड पता लग गया तो वो मैं दोस्त चार विद गवर्नेंस को बता देता हूँ, मेरा ये काम है। वरना तो शेयर होल्डर आपको बोलेगा कि भाई तूने देख लिया फ्रॉड व्रॉड तो नहीं हुआ होगा, बोलेगा भाई मेरा काम ही नहीं है देखना, ये काम किसका है? तो बोलेगा तुम्हें क्यों अपॉइंट किया? तो क्या जवाब दोगे? आपने बोला था ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए इसको चेक करके दे दो, मैंने इसको चेक करके दे दिया है, बात सही है। और इसमें कोई गलतियां थी तो वो सही करा दी हैं। अब वो फ्रॉड से थी तो वो आपकी गवर्नेंस को बता दी है, किसको? दोस्त चार विद गवर्नेंस, उनसे पूछो। बात समझ आ रही? तो मेरा स्कोप ही है। आप अगर अपने स्कोप में फ्रॉड ले लेंगे ना, फ्रॉड की डेट, तो आप आ जाएंगे फॉरेंसिक ऑडिट में। फॉरेंसिक ऑडिट में और ये जो रेगुलेटरी ऑडिट होता है उसमें फ़र्क होता है। फॉरेंसिक ऑडिट कहलाता है स्पेशल ऑडिट, जिसमें आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि ये चेक करो, ये बताओ कि फ्रॉड हुआ है तो कितने का हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व है, ये फॉरेंसिक ऑडिट है। पर उसका स्कोप क्या है? अलग है। पर वहाँ पे स्कोप क्या, एफएस पे ऑडिट करना होता है या चोरी का ऑडिट करना होता है। तो इसमें से आप थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन करें। खैर खिजर लिखते हैं द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर्स टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट वेदर एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, the responsibility to prevent and detect error and fraud and to prepare FS is of management and not of the auditor। क्या सही लिखा हुआ है? पक्की बात है। चलें जी, तो और कोई सुनाए यहाँ से जिसने लिखा हो जी। वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा है। इन्होंने बोला कि ऑडिटर की मैक्सिमम जिम्मेदारी क्या है कि वो अलर्ट रहेगा कि फ्रॉड की कोई चीज़ पता लग जाए। उन्होंने कहा वर्ड यूज़ किया प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चनिंग माइंड रखेगा, तो बस उसको पता होगा तो लग गया, वरना तो खैर है। बात क्लियर है? चलें जी, तो हम देखें अगर तो दिस इज नॉट करेक्ट एज इट इज इन फैक्ट मैनेजमेंट एंड नॉट द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर। द ऑडिटर ओनली हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिटेक्ट मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज्ड बाय फ्रॉड। मैं तो कह रहा हूं ना, मुझे कुछ पता लग गया तो लग गया, मेरी तो जिम्मेदारी है गलती पकड़ना। देखो एक चीज़ है, आप एफएस में गलती निकालो, चाहे वो फ्रॉड से हुई हो या एरर से हुई हो, वो पकड़ना आपकी जिम्मेदारी है। आपका फ्रॉड पकड़ना जिम्मेदारी नहीं है कि आप जा ही इसलिए रहे हो कि फ्रॉड देखो हुआ है या नहीं हुआ। आप बोल रहे हो मैं ऑडिट कर रहा हूं, मैंने वाउचर मांगे, वाउचर मुझे फेक मिला, मुझे फ्रॉड पकड़ा गया, पर मेरी यहाँ पे नियत फ्रॉड को पकड़ना थी या फाइनेंशियल्स में गलती? फाइनेंशियल्स में गलती। स्कोप सही रखो अपना, अपने पे बल्ली नहीं लोगे। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है फ्रॉड को पकड़ने की, पता लग गया तो लग गया, क्योंकि जब ऐसी बात है ऑडिट कर रहे हो, एक फेक इनवॉइस मिल गई तो पता लग गया फ्रॉड हुआ हुआ है। क्लियर है? सही है भाई? चलिए जी, ऑनलाइन वालों बताओ क्लियर है? जल्दी सारे बच्चे यहाँ तक। अब आ जाओ 5वें पे।
An audit involves performing procedures to obtain evidence about the amount and disclosure in the financial statements. The procedure selected depend upon the availability and experience of the team members. आप सोचें क्या करना है. इसका उर्दू तर्जुमा ये है कि वो बोल रहा है कि भाई हमारी जिम्मेदारी है, हम सबूत इकट्ठा करते हैं. सही लिखा हुआ है यहाँ पे ये कि भाई हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबूत इकट्ठा करेंगे अबाउट द अमाउंट एंड डिस्क्लोजर. यहाँ तक तो सही है. आगे लिखा हुआ है कि जो हम प्रोसीजर काम परफॉर्म करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारे पास लोग कैसे हैं या रिस्क के बेस पे. बात समझ आ रही है? तो देखो कितना घुमाया इसने. देखो कह रहा है द प्रोसीजर सेलेक्टेड, जो मैं काम करूंगा कि मैंने को कितना काम करना है, कि कहाँ ज़्यादा फोकस करना है, ये डिपेंड करता है. बंदा हुआ तो काम करूंगा, नहीं हुआ तो नहीं करूंगा. ऐसा होता है क्या? या रिस्क के बेस पे, जहाँ रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ काम ज़्यादा होगा, और वहाँ पे हम जो काम करने की टेक्निक है वो भी चेंज कर सकते हैं. पहले जहाँ 10 इनवॉइसेस देखता था 50 देखूंगा. तो क्या ये डिपेंड अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पे होता है या रिस्क पे होता है? रिस्क पे होता है. बात क्लियर है? तो देखो यहाँ पे गलत लिखी हुई है ना बात. द प्रोसीजर सेलेक्टेड डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी. वो बोल रहा है कि भाई काम करूंगा वो जिस टाइप का बंदा होगा. नहीं, आपको देखना है कि काम जो भी हो मुझे करना है उस टाइप के बंदे लाऊंगा. बात समझ आ रही है? और कि किसी जो हाई रिस्क क्लाइंट है आपका, तो वहां पे एक्सपीरियंस स्टाफ लगाओगे, इन एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस. तो मैं कह रहा हूँ बंदे एक्सपीरियंस ले आओगे ना. आप पता है उल्टा सोच रहे हो, आप उल्टा इसमें बोला जा रहा है उल्टा. इसमें कह रहा है कि भाई मैं जो काम करता हूँ बंदे को देख के करता हूँ, बंदे हुए तो करूंगा, नहीं हुए तो नहीं करूंगा. ऐसा तो नहीं है ना. आप ये बोलेंगे रिस्क होगा तो बंदे एक्सपीरियंस लाऊंगा. ये फर्क है. हाँ ना, तो वो एविडेंस ही तो बात कर रहा है ना. अमाउंट और डिस्क्लोजर ही तो करता है, और क्या करता है पूरे एफएस में. अच्छा, यहाँ पे जनाब लिखती हैं द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बाय परफॉर्मिंग procedures required in the audit. Therefore the statement to obtain evidence depend upon the experience and availability is not correct. बिल्कुल सही कह रही हैं वो. आपको sufficient appropriate audit evidence चाहिए होता है, चाहे स्टाफ हो या अगर आपके पास स्टाफ ही नहीं था तो 84 रुपये हमने ऑडिट एक्सेप्ट ही क्यों किया? वो याद है एक्सेप्टेंस पहली क्लास में की थी, तो आपने तो एक्सेप्ट ही नहीं करना था. आप तो यहाँ फजूल बात कर रहे हो कि बंदे होंगे तो काम करूंगा, क्लाइंट भी बैठा हुआ, तुम भी बैठे हो, बोला बंदे भेज दो, बोला तुम है ही नहीं, इस पे होंगे तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे. ऐसा नहीं है सीन. The procedure selected depend upon the basis of risk, not on the basis of expertise of the audit team member. बिल्कुल सही कह रही है ये कि ये रिस्क के बेस पे होता है कि भाई कहाँ ज़्यादा फोकस करना है, क्या काम करना है. अच्छा, एक जगह ये भी है, एक जगह पे मुझे ज़्यादा रिस्क दिखा किसी क्लाइंट पे XYZ, तो मैंने क्या किया, यूजुअली जो बाकी ऑडिटर्स हैं ना कंफर्मेशन भेजते हैं थर्ड पार्टी को. जैसे कि रिसीवेबल था, मैंने रिसीवेबल पे कंफर्मेशन भेज दी, सही जी, एक XYZ बंदे को. वो रिसीवेबल का बैलेंस उसने कंफर्म कर दिया. मैंने बोला मैं कंफर्मेशन में ये भी लिखवाऊंगा कि तुमने इस साल इससे क्या क्या परचेज किया है. तो बोल रहा यार ये क्यों, आप तो बैलेंस पे कंफर्मेशन मांगे ना. मैंने कहा नहीं, मेरा रिस्क ज़्यादा है, मैं ट्रांजैक्शंस को भी कंफर्म कराऊंगा तो मेरी PNL भी वेरीफाई हो गया. नहीं है ये बात समझ. देखो आप साल के आखिर का बैलेंस जो देख रहे हो उसमें तो प्लस भी हुआ होगा, माइनस भी हुआ होगा, सेल्स हुई थी, रिसीवेबल बढ़ा होगा, वहाँ पेमेंट आई होगी, कम भी हुआ होगा. मैं सिर्फ कह रहा हूं कि मुझे शक था कि वो रिलेटेड पार्टी तो नहीं है. क्लाइंट ने मुझे बताया नहीं कि रिलेटेड पार्टी है, मुझे शक था. तो मैंने कहा कि भाई कंफर्मेशन भेज रहा हूं, आप मुझे बताओ जितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं और जितने इसने पैसे दिए सब लिख के दे दो. तो बोल रहा भाई आप वेरीफाई कर लो ना. मैंने कहा भाई अगर मुझे अप्रोप्रिएट एविडेंस चाहिए तो मैं थर्ड पार्टी से पूछ रहा हूँ, आपको क्या मसला है, आप क्यों घबरा रहे हैं, वो मुझे लिख के दे दे. तो क्या यहाँ पे मैंने एक अनप्रिडिक्टेबल काम किया? यस. जो उससे क्लाइंट भी हिल गया, बोला ये क्या कर रहा है भाई. समझ आई बात? तो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क,
नॉट डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ माई टीम मेंबर्स। क्लियर है? इसको रीड करते हैं। वो कहता है ये द प्रोसीजर सेलेक्टेड डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडिट टीम। यहाँ लिखा हुआ है द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence, therefore should carry out necessary procedure. Availability and experience of team members should not dictate the level of testing perform। अभी इंग्लिश थोड़ी हाई लेवल है इसमें। वो बोल रहा है कि भाई आपके पास अवेलेबिलिटी और एक्सपीरियंस ऑफ स्टाफ ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपने काम क्या करना है। आपने काम जो करना है उस हिसाब से बंदे लेके आओगे। तो बात क्लियर है? यानी अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे एक हाई टेक कंप्यूटर बनवाना है, सही जी, तो मैंने डिसाइड कर लिया ना कंप्यूटर बनवाना है, तो मैं अच्छा बंदा लेके आऊँगा। अब मैं इसलिए बैठा हूँ बंदा नहीं है तो पीसी भी नहीं बनवा रहा, ये तो उलट बात हो गई ना। तो खैर अब लेके चलते हैं इसको आगे 6 पे। सही लिखा हुआ है इसने, ये हम इंटरनल कंट्रोल्स पे ओपिनियन नहीं देते। हाँ ये बोल रहा है ये अगर लिखा हुआ है रिपोर्ट में तो क्या सही है गलत है? तो आप मना कर रहे हैं उसको गलत है। इसका तो सिंपल ये है ना कि अच्छा इसको लिखने का तरीका है, एक बता रहा हूँ मैं, सुनना। ऑडिटर कंसिडर इंटरनल कंट्रोल फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर्स। नहीं देखो बात समझो, हम जब इंटरनल कंट्रोल्स को समझते हैं तो वहाँ पे हमने लिखा हुआ देखा है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैरा में कि वी कंसिडर इंटरनल कंट्रोल्स नॉट बिकॉज ऑफ वी फॉर्म ओपिनियन ऑन दैट बट बिकॉज ऑफ दैट वी डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर्स बेस्ड ऑन दैट रिस्क असेसमेंट। तो ये आपने यहाँ पे बताना पड़ेगा कि वी डू नॉट गिव ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल, इंस्टेड वी अंडरस्टैंड इंटरनल कंट्रोल फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइनिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। क्योंकि अगर आपको कंट्रोल वीकनेस मिली तो वहाँ पे काम होगा ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे रिस्क होगा ज़्यादा। क्लैरिटी है? तो यहाँ पे ये बताना लाजमी है कि हम इंटरनल कंट्रोल को समझते तो हैं, इसमें तो कोई गलत नहीं है, बट समझते इसलिए कि ओपिनियन देना है, समझते इसलिए कि ऑडिट स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करनी है, ऑडिट स्ट्रेटेजी को डिज़ाइन करना है कि किस जगह फोकस करना है। बात क्लियर है? चलिए जी, तो ये भी हो गया 6th। अब आप मुझे बता दें सर ये 7th। वेरी गुड खिजर। हाँ जी 7th, वो बोल रहे हैं हमने ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक नहीं किया क्योंकि ये जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। यस तो ये मैनेजमेंट ने करना चाहिए, हमने करना चाहिए? हमने करना चाहिए ना, बिल्कुल। हमें प्रेजेंटेशन, क्योंकि हम लिख रहे हैं ट्रू एंड फेयर व्यू कि वी हैव ऑडिटेड द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फिर हम लिखते हैं इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिविंग ट्रू एंड, तो फेयर व्यू का मतलब है फेयरली प्रेजेंट हो, फेयरली प्रेजेंट हो। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बनाने की जिम्मेदारी उसकी है, फेयरली प्रेजेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे ये चेक करने की जिम्मेदारी हमारी है। सही है जी, बनाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, फेयरली प्रेजेंट हो रहे नहीं हो रहे। तो कोई उसमें लिखा हुआ क्या है, वी डिड नॉट इवेल्युएटेड द ओवरऑल प्रेजेंटेशन। तो भाई पर देखा गया तूने ऑडिट में, डिस्क्लोजर में कुछ भी लिख के दे दे। बात समझ आ रही है? तो ओवरऑल प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी है आपकी, बिल्कुल। उषा लिखती है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर एफएस, हाउएवर द ऑडिटर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू चेक द ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बिल्कुल सही है, ऑडिटर डज हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवैल्यूएट द ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
हाँ भाई, ये मुझे 8 वाले में वो क्या लगता है, वो बोलता है कि भाई एक नया अकाउंटिंग एस्टिमेट मैनेजमेंट ने किया है। एग्जाम्पल देता हूँ कि देखो क्या 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 रही है, वी कंसिडर द रीजनेबलनेस ऑफ एनी न्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट मेड बाय द मैनेजमेंट, वी डिड नॉट रिव्यू द अप्रोप्रिएटनेस। यानी मैनेजमेंट ने पता है क्या किया, प्रोविजन फॉर बैड डेट आज तक 10% बनाते आ रही थी, इस साल अचानक से 2% पे ले आई, तो एस्टिमेट क्या किया उसने, चेंज कर दिया। अच्छा, अब वो कह रहा है हमने देख लिया उसको, पर वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है इसको चेक नहीं किया। तो आपको नहीं लगता कि मैनेजमेंट अगर ऐसे एस्टिमेट्स चेंज करेगी तो अपने फेवर में चीज़ों को बदल सकती है? क्योंकि अचानक से प्रोविजन कम कैसे हो गया भाई, प्रोविजन कम होने के बेसिस होने चाहिए, या तो रिकवरी हो गई होगी, ऐसा है भाई, रिकवरी हो गई होगी तो आप कहें कि भाई मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ, मैं प्रोविजन रखूंगा 5-5, 10-10% का, तो उसके लिए फिर जस्टिफाइड होना चाहिए पास्ट ट्रेंड के हिसाब से। इसको हम कहते हैं रीजनेबलनेस को चेक करना। क्या चेक करना? रीजनेबलनेस को चेक करना कि रीजनेबल एस्टिमेट, क्योंकि देखो इनहेरेंट लिमिटेशन में ये भी आता है कि मैनेजमेंट इतने एस्टिमेट्स में आपके साथ खेल सकती है, आपकी सोच है। एग्जाम्पल देता हूँ, हाँ अभी ये तो कहानी चल रही है ना, लीज की बात करते हैं, लीज उठाते हैं। लीज में ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज टर्म होता है। अच्छा, मैंने मैनेजमेंट को कहा कि भाई तुम एक्सटेंड करोगे, उसने बोला हाँ करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस स्प्रेड हो जाएगा ना राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट का। तो मैंने कहा भाई पक्की बात है, बोल रहा हाँ तो तुम वेरीफाई कैसे करोगे उसको, मुझे मुंह पे बोल रहा वेरीफाई कैसे करोगे, मेरी नीयत है कुछ कर ले कुछ जाके तू। बात समझ आई? तो मैं भी उसका बाप था, मैंने बोला मुझे एक बात बता, तूने ये जो एसी लगाया हुआ वहाँ पर ये कितने साल चलेगा? उसने बोला 5 साल। मैंने कहा तो ये लीज कितने साल की है, बात समझिएगा। मैंने कहा भाई एसी कितने का लगा हुआ है? उसकी पॉलिसी है एसी 5 साल पे हम उसको डेप्रिशिएट करेगा, सही है जी। तो अब मिनिमम तो 5 साल रहेगी ना लीज, ऐसा है। अच्छा, उसने एग्रीमेंट किया हुआ 7 साल का, तो बाय डिफॉल्ट राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट कितने साल पे जाएगा? 7 साल पे। पर एसी कितने पे डेप्रिशिएट होंगे? वो तो उसकी अपनी यूजफुल लाइफ है। अच्छा, फिर उसको ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज टर्म मिला हुआ है फर्दर 4 सालों का, ताकि लीज हो गई 11 साल की। तो ये बोला भाई मैं उसने बोला भाई मैं 11 पे जाना चाहता हूँ, तो मेरे पास अब यहाँ पे मैं बन गया। मैंने बोला भाई हाँ यार कह तो सही रहा है, अब ये मुझे उसकी नीयत कब पता लगेगी? 7वें साल में जाके। तो बात को समझें, ये जो एस्टिमेट्स का गेम होता है ना, इसी की वजह से भी इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, क्योंकि इतनी जगह पे एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, आप हर चीज़ को नहीं पकड़ सकते। एग्जाम्पल देता हूँ एक और, उसने अपने एसेट्स की लाइफ अपने हिसाब से कर ली। यानी मैं तुम्हें एक अभी करंट एग्जाम्पल देता हूँ, प्लीज सुनिएगा, अभी करंट एग्जाम्पल देता हूँ क्लाइंट की। पहले वो सॉफ्टवेयर चला रहा था, उसकी लाइफ उसने रखी थी 5 साल। एक नया सॉफ्टवेयर खरीदा और टेलर मेड बनवाया अपने एंटिटी के लिए। अब कोई मेरे पास कंपेरेबल मार्केट इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि मैं देखूं बाकी लोग कितने टाइम में अमोर्टाइज करते हैं। उसने बोला मैं उसको 15 साल चलाऊंगा। फिर बेसिस दे रहा मुझे, बेसिस दे रहा है कि भाई 15 साल इसलिए चलाऊंगा क्योंकि मेरा जो 15 सालों बाद मेरे ऑपरेशन चेंज होंगे, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, तब की तब देखूंगा, अभी मैं 15 साल चलाऊंगा। मैंने बोला भाई आप नहीं चला सकते क्योंकि पिछला जो सॉफ्टवेयर है आपने 5 साल चलाया है। तो बोलेगा भाई मेरा क्लाइंट, मेरी एंटिटी, मेरी मर्जी में 15 साल चलाऊंगा, मैं नहीं रिप्लेस करूंगा, आपके पास कोई इससे बेहतर आर्ग्यूमेंट है तो ले आओ। अब उसने बात लॉजिकल की, उसने बोला आपके पास अगर बेहतर आर्ग्यूमेंट है तो ले आओ। और उसने फिर एक और जस्टिफिकेशन दी मुझे कि भाई मेरा जो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 15 सालों का हुआ है पोर्ट चलाने का, तो मैं अपनी पोर्ट के हिसाब से 15 साल पे उसको अमोर्टाइज कर रहा हूँ। क्या उसने मुझे रीजनेबल बेसिस दे दी? यस। तो मुझे इवेल्युएट तो करना है ना। ऐसे तो क्लाइंट अपने फेवर में एस्टिमेट्स को बदल के प्रॉफिट को छेड़ सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाना, सबसे ज्यादा आसान मैनिपुलेशन एस्टिमेट्स में है। इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। नहीं है बात समझ भाई? एस्टिमेट्स में ऑनलाइन वाला सब बताओ कोई डॉक्यूमेंटेशन है? जब चाहूँ चेंज कर दूँ। वो बोल रहा भाई ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज टर्म है, जो टेनेंट है जिससे मैंने बात की हुई है उसको मैंने बोला यार तेरे तो हम लंबे कस्टमर हैं, तू लिख के देते कि 4 साल एक्सटेंड कर सकते, तेरे को क्या मसला है? उसने बोला लिख के देता हूँ, मेरा क्या, उसके तो पैसे बंदे हुए है या नहीं है? उसने बोला मेरा भी फायदा तेरा भी फायदा, कल को टैक्स बचाने के लिए एक्सपेंस ज़्यादा करना हो, एग्रीमेंट रिवाइज कर लिया, नहीं भाई वो बोल रहा 4 साल में खाली करना है, तो तुम क्या कर लोगे इसका? बात समझ आ रही है? तो एस्टिमेट्स आर द थिंग जो कि आपको बड़ा केयरफुली देखने होते हैं। कह रहे अच्छा अब इसकी बात कर लें, इतनी कहानी सुनाने का मकसद ये था वो कह रहा है वी डिड नॉट रिव्यू द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज एज द सेम एज द लास्ट ईयर। यानी वो कह ये रहा है कि हमने जब एस्टिमेट्स का चेंज देखा उसको तो कंसिडर कर लिया, अब इसको रीड करो। वी कंसिडर द रीजनेबलनेस ऑफ एनी अकाउंटिंग एस्टिमेट, करना चाहिए था यस,
नहीं करना, देखो पहला वाला काम तो सही किया है, पर वो बोल रहा है अकाउंटिंग पॉलिसीज को मैंने चेक नहीं किया। करना चाहिए, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी उसने ऐड की हो न्यू जो कि गलत हो, आईएफआरएस के हिसाब से नहीं हो। देखो क्या कह रहा है, वी डिड नॉट रिव्यू द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज एज दे आर सेम एज द लास्ट ईयर। यानी अब वो कह ही रहा है कि भाई मैंने एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी को चेक नहीं किया, क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर भी सेम थी, इस साल भी सेम है। पर अगर लॉजिकल बात कहूं मैं कि अगर ये एस्टिमेट्स यानी एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी अब लास्ट ईयर चेक कर चुके हो, तो हो सकता है वो स्टैंडर्ड में चेंज आ गया हो, हाँ या नहीं? तो अगर स्टैंडर्ड में चेंज आ गया होगा तो आपको वही लास्ट ईयर वाली पॉलिसी चलानी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए। तो आपने इसमें ये लिखना था टेक्निकली कि सही है भाई, वी हैव चेक्ड रीजनेबलनेस ऑफ द एस्टिमेट, वो मुझे बात समझ आती है, बट आई ऑल्सो हैव टू चेक द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी, बिकॉज वो चेंज हो सकती है। भाई नया आईएफआरएस आ गया तो पुरानी पॉलिसी रेलेवेंट होगी न्यू वाली, तो पॉलिसी पुरानी डली हुई है और वो नॉट एज पर आईएफआरएस है। नॉट एज पर आईएफआरएस का मतलब मिस स्टेटमेंट, नॉट एज पर आईएफआरएस का मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दी थी लीफो वाली, तो वो हो सकता है ना, यहाँ पर एक पुरानी पॉलिसी को आप कैरी नहीं कर सकते। पहले तो बात क्लियर है। चलिए जी, आज आपको और लेक्चर मिल जाएंगे सब्सिक्वेंट इवेंट के, तो वो देख के आना। हम रिपोर्ट की प्रैक्टिस अभी जारी रखेंगे जब तक हम पक्के हो जाएं इसमें, क्योंकि वो टॉपिक्स तो कवर हो रहे हैं ना सारा, वो अल्टीमेटली आके लैंड करते हैं यहाँ पर। हाँ लास्ट वाले भी देख लेते हैं, सॉरी। वो कह रहे हैं, इन ऑर्डर टू कंफर्म रॉ मटेरियल क्वांटिटीज वी रिलाइड ऑन द वर्क अंडरटेकिंग बाय एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। तो भाई हमने सही है एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट का वर्क पे रिलाय तो किया है हमने, पर हमें अपना भी लगाना पड़ेगा, बिल्कुल। तो हम उसको एवेल्युएट करेंगे सही है या नहीं है। पर लास्ट वाला मैंने इसलिए भी अभी आपको नहीं कराया क्योंकि मैंने आपको एक्सपर्ट का एजा करवाया नहीं है, तो इसलिए होल्ड ऑन, इसको 9 वाले